अब उनका रेनोवेशन पूरी अच्छी तरह से चल रहा था और सिर्फ 3 दिन बाकी थे जब रेनोवेशन कंप्लीट हो जाएगा और इस नए घर में वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ 3 दिन पहले उनके यहाँ पर एक लेटर आता है, एक गुमनाम खत। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृण्मय। द डार्क टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है स्टॉकिंग के ऊपर। स्टॉकिंग मतलब जब कोई इंसान हमारा पूरी तरह से पीछा करता है, हम क्या कर रहे हैं वो देखता रहता है, लेकिन हमको पता भी नहीं चलता है, वो हमें नज़र ही नहीं आता है। लेकिन हम कहाँ हैं, कहाँ रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं उसकी वो खबर रखता है। दूर किसी गाड़ी में छुपकर हमें देखता है या पास के किसी बिल्डिंग से हमारे ऊपर नज़र रखता है, और उसके जो इंटेंशन है ये करने की वो बहुत ही ख़राब होता है। या तो वो हमें लूटना चाहता है या हमारे साथ कोई बुरा करना चाहता है। इस तरह के इंसिडेंट आए दिन लड़कियों के साथ होते रहते हैं, और इस मामले में ना आप कुछ कर सकते हैं ना पुलिस आपकी ज़्यादा मदद कर सकती है। आज की हमारी कहानी इसी तरह की एक बहुत ही खतरनाक स्टॉकिंग इंसिडेंट के ऊपर है। इस केस को बोलते हैं द वॉचर हाउस केस। इस केस के ऊपर नेटफ्लिक्स में द वॉचर करके एक सीरीज भी है, जो एक काफ़ी अच्छी सीरीज है। कोई भी अगर डिटेक्टिव कहानियाँ या साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद करता है उसको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। खैर, इस कहानी में आते हैं। ये कहानी है अमेरिका की, अमेरिका के वेस्टफील्ड शहर की, जो न्यू जर्सी स्टेट में है। इसी वेस्टफील्ड शहर में, जो कि एक स्मॉल टाउन है, लेकिन अमीर लोग यहाँ पर रहते हैं। करीब 30,000 की यहाँ की पॉपुलेशन है। यहाँ पे करीब 110 साल पुराना एक बंगला है। 3 मंजिला ये बंगला काफी सुंदर है, और एक जमाने में ये इस इलाके का सबसे बड़ा और महंगा बंगला था। इस बंगले का एड्रेस है 657 बुलेवार्ड, लेकिन आज के ज़माने में इस घर को द वॉचर हाउस बोलते हैं, और ये एक बुरे नाम से फेमस हो गया है, जिसकी वजह से ना यहाँ पर कोई रह पाता है, ना ये प्रॉपर्टी कोई खरीदता है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और उस बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि इस तरह की डार्क और मिस्टीरियस कहानियाँ मैं आपके सामने लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, वेस्टफील्ड न्यू जर्सी का एक बहुत ही सुंदर टाउन है। न्यू जर्सी स्टेट में इस टाउन को बहुत ही अच्छा और द बेस्ट प्लेस माना जाता है रहने के लिए। यहाँ पर कई सारी फैमिलियाँ जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, उन लोगों ने अपना यहाँ पर घर बनाया है, क्योंकि ये काफ़ी एक पीसफुल माहौल वाला सिटी है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे सुंदर घर है, और जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी सेफ है। इस शहर के इन्हीं घरों के बीच में एक बहुत ही सुंदर 6 बेडरूम का घर है, द 657 बुलेवार्ड। ये घर 1905 में बनाया गया था और करीब 110 साल पुराना घर है। अब इस कहानी के जो 2 मुख्य कैरेक्टर्स है वो है मारिया और डेरेक ब्रोडस, जिनका सपना था कि इस तरह का एक बड़ा घर वो खरीदे, और 1.3 मिलियन डॉलर्स में उन्होंने ये 657 बुलेवार्ड जो बंगला है वो खरीद लिया है। ये 2014 की बात है, मैं बता दूं। इस घर में वो सब कुछ था जो उन्हें चाहिए था। स्पेशियस रूम, एलिगेंट फर्नीचर और इतना अच्छा एक नेबरहुड। डेरेक और मारिया जो थे वो वेस्टफील्ड के ही रहने वाले थे, और इस घर को वो बचपन से देख रहे थे, और उनका सपना था कि इसी एरिया में इस तरह का या यही घर हम खरीद सके, और उन्होंने ये सपना 2014 में पूरा कर लिया था। इनके 3 बच्चे भी थे। उनकी उम्र कुछ इस तरह से थी, 5 साल, एक 8 साल और एक शायद 11 साल। अब ये इनका सपनों का महल था, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इस घर में आने से पहले ही ये घर सपने से ज़्यादा नाइटमेयर बन जाएगा उनके लिए, और इतना बड़ा नाइटमेयर कि जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ ही तबाह हो जाएगी, क्योंकि इस घर में एक बहुत ही बड़ा डार्क सीक्रेट है दोस्तों। और जैसे जैसे ये कहानी प्रोग्रेस करेगी आपको मालूम चलता जाएगा कि ये कितना कॉम्प्लेक्स एक केस है। दोस्तों, डेरेक और मारिया इस कपल ने इस घर को खरीद लिया और इसके ऊपर रेनोवेशन कर रहे थे, और फिलहाल वो एक दूसरे एड्रेस में एक छोटे से घर में रह रहे थे। अब उनका रेनोवेशन पूरी अच्छी तरह से चल रहा था, और सिर्फ 3 दिन बाकी थे जब रेनोवेशन कंप्लीट हो जाएगा और इस नए घर में वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ 3 दिन पहले उनके यहाँ पर एक लेटर आता है, एक गुमनाम खत। उस खत में जब डेरेक ने उसको पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि डियरेस्ट न्यू नेबर, वेलकम टू दिस नेबरहुड। वो खत एक हैंड रिटन खत था, जिसमें कोई रिटर्न एड्रेस भी नहीं था। लेकिन आगे जो उस खत में लिखा हुआ था वो सुनकर जो डेरेक है, जो घर का मालिक है, उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं, और वो खत उसके हाथ से गिर जाता है। इस तरह का उसका रिएक्शन था। जो पूरा खत है वो इंग्लिश में है, और वो मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा, और फिलहाल हिंदी में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उस खत में वो आदमी लिख रहा था कि वो उनको वेलकम कर रहा था, और वो उनको बोल रहा था कि जिस घर में तुम शिफ्ट हो गए हो, दरअसल उस घर को मेरे परिवार वाले
करीब 100 सालों से देख रहे हैं। रह नहीं रहे हैं, देख रहे हैं। उसने कहा कि मेरे दादाजी पहले इस घर को देखते थे, उसके बाद मेरे फादर इसको देखना शुरू करते हैं, और अब मेरे फादर के गुजरने के बाद मैं इस घर को देख रहा हूँ। देख रहा हूँ मतलब किसी ऐसी जगह पे छुप कर इस घर के ऊपर वो लोग नज़र रख रहे हैं। वो लेटर में फिर कहता है कि तुमको क्या इस घर की हिस्ट्री के बारे में पता है, कि इस घर का कोई सीक्रेट है, इसके वॉल्स के बिहाइंड में, इसके दीवारों में कई सारे सीक्रेट मौजूद हैं। और लास्ट में वो लिखता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुमको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अब इस खत को देखकर डेरेक तो बहुत डर जाता है, लेकिन मतलब वो करे भी क्या। उसने 1.3 मिलियन इसमें इन्वेस्ट कर दिया है। वो थोड़ा सा डरता तो है, लेकिन उस टाइम में इस बात को मतलब थोड़ा सा इग्नोर करता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी एक खत की। इस खत के बाद एक इस तरह के गुमनाम लेटर्स आते जाते हैं, और जहाँ पर नाम रहता है कि किसने ये खत लिखा है, उस जगह पर उस आदमी ने लिखा था द वाचर। इस तरह के कई सारे धमकी भरे खत आते रहते हैं डेरेक के पास। पहले तो डेरेक और मारिया सोचते हैं ये किसी ने प्रैंक किया है, लेकिन जब एक ऐसा खत आता है जहाँ पर जो वाचर है वो ये लिखता है कि मतलब उस घर के अंदर कौन कौन है, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, उनके नाम क्या क्या है, उनकी एज क्या क्या है, ये सब वो उस लेटर में लिखता है। और वो कहता है कि ये जो यंग ब्लड है इस घर में काफ़ी सालों बाद आया है, और ये मतलब बहुत ही अच्छी बात है। एक तरह से वो उनको धमका रहा था कि अगर तुम लोग इस घर से चले नहीं गए तो ये जो यंग ब्लड यानी कि उनके बच्चे हैं वो उनको अपने पास ले आएगा या उनको मार डालेगा। अब इतने सारे जो डिटेल्स हैं, इतनी इंट्रिकेट डिटेल्स इसको कैसे पता चली, तो यही सोचकर मतलब डेरेक और मारिया हैरान है। अब जो ब्रोडर्स फैमिली है उनको ये तो यकीन हो गया है कि कोई उनको बहुत ही बुरी तरह से स्टॉक कर रहा है, लेकिन अब उसको पहचाने कैसे। वो आदमी लिखता है कि मैं कोई भी हो सकता हूँ, तुम्हारे घर के सामने से हजारों गाड़ियाँ रोज गुजरती है और इन्हीं गाड़ियों में से एक में मैं रहता हूँ। मैं दूर से तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे इतने सारे पड़ोसी हैं, उनमें से कोई भी मैं हो सकता हूँ। तो इस तरह की बातें वो लोग करते हैं, और डेरेक और मारिया तो इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि वो लोग इस घर में शिफ्ट होते ही नहीं है, वो अपने पुराने वाले घर में ही रहते हैं। ऐसा हो गया था कि वो अपने बच्चों को भी अपने साथ नहीं लेके आते हैं, और ये उनका ये ड्रीम हाउस एक हॉरर हाउस बन चुका है उनके लिए। अब जैसे हर एक के साथ होता है, अगर आपके साथ कोई क्राइम होता है तो आप पुलिस के पास जाते हैं, इसी तरह से ये लोग भी यानी कि डेरेक और मारिया भी पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस को ये सारी बातें बताते हैं, और पुलिस ने भी इस केस में इनकी मदद करने की बहुत कोशिश की। पहले तो जो लेटर्स थे उन लेटर्स की अच्छी तरह से जांच की, बहुत इन्वेस्टिगेशन किया, डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो आदमी कौन है, जो द वाचर है वो कौन है। जो लेटर्स थे दोस्तों उनमें कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, नाम वगैरह तो था ही नहीं, और जो राइटर भी था उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। जो पोस्ट मार्क होता है उससे ये पता चलता है कि किसी नियर बाय टाउन से उन लेटर्स को पोस्ट किया गया है। पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने के लिए जो नेबर्स थे उनके साथ कई सारे इंटरव्यू किए, यहाँ तक कि उनके घर के अंदर झांक कर देखा, और इस घर की जो हिस्ट्री है या एरिया की हिस्ट्री पूरी खंगाल दी, फिर भी कुछ नहीं पता चल रहा था। ऐसी थ्योरीज पुलिस ने लगाई कि जो द वाचर है वो इसी नेबरहुड का ही आदमी है कोई, अदरवाइज उसको कैसे पता चलेगा, या फिर 24 घंटे वो इस घर पर कैसे नजर रख सकता है। पुलिस ने ये दिमाग लगाया कि ये आदमी एक ऐसा इंसान हो सकता है जो ये ब्रोडर्स फैमिली का कोई दुश्मन हो, या फिर जब इस घर की ऑक्शन की गई थी तो काफ़ी सारे सेलर्स थे, तो इन्होंने ही द ब्रोडर्स फैमिली ने हाईएस्ट बिडिंग की थी, इसकी वजह से उनको ये मिला। तो ऐसा कोई हो सकता है जिसको ये घर बहुत ही चाहिए था लेकिन उसको नहीं मिला, तो बदला लेने के लिए शायद वो ऐसा कर रहा है। लेकिन ये सब तो सिर्फ स्पेकुलेशन थे। वो असल आदमी कौन है जो ये लेटर्स लिख रहा है वो पुलिस ढूंढ ही नहीं पा रही थी। जब पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए तब इस ब्रोडर्स फैमिली ने यानी कि डेरेक और मारिया ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया। यानी कि आप खुद ही सोच लीजिए उनकी जो टेंशन है दिमाग में वो कितनी ज़्यादा होगी खुद को और अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर, कि पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई, और उनका तो काम धंधा था ही, वो सब छोड़कर वो इस प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में लग गए थे। उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया, कई सारे रिटायर्ड जो FBI एजेंट्स थे उनको कांटेक्ट किया और इस केस को सॉल्व करने का ट्राई किया। लेकिन जितना वो इस केस के अंदर जाते ये केस उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डीप होता गया। कभी कभी तो इन्वेस्टिगेटर को ये लग रहा था कि कहीं डेरेक ही तो ये सब नहीं कर रहा है, कहीं वही तो कोई साइकोलॉजिकल गेम नहीं खेल रहा है। लेकिन दोस्तों कभी भी कुछ भी नहीं पता चला।
कुछ जो थियोरीज डायरेक्ट ने भी और पुलिस ने भी निकाले वो अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। पहला जो थ्योरी था वो था उनके ही एक पड़ोसी थे लैंगफोर्ड, जो ये परिवार था वो परिवार इस एरिया का सबसे पुराना परिवार था और 1960 से वो इस एरिया में रह रहे थे। इसीलिए पुलिस का सबसे पहला शक इस परिवार के ऊपर गया और इस परिवार के भी एक बेटा था उनका माइकल लैंगफोर्ड, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा शक गया। पुलिस ने उसको 2 बार इंटरव्यू भी किया लेकिन फिर भी कुछ भी हाथ नहीं आया। फिर जो दूसरी थियोरी थी वो थी कि किसी फॉर्मर मतलब इस घर के जो पुराने मालिक थे शायद वही ऐसा कर रहे थे। तीसरी थ्योरी थी कि ये सब पूरा का पूरा मामला फेक है, लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों ये फेक नहीं था। और चौथी थ्योरी जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो है कि किसी एक डीरेंज एकदम पागल व्यक्ति की नज़र इस भोले भाले परिवार में पड़ चुकी है और पता नहीं किस वजह से वो इस परिवार को परेशान कर रहा है और ये आदमी इतना खतरनाक है कि इस परिवार के साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों इस मामले में जो स्टॉकर था वो बहुत ही एक शातिर आदमी था। उसने कोई भी इस तरह का क्लू नहीं छोड़ा था जिससे पुलिस उस तक पहुंच सके। अब दोस्तों 2014 में डेरेक ने ये घर खरीदा था और 2015 आते आते वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था अपने लाइफ से और इस घर से, इन लेटर्स के टेंशन से, कि उसने सोचा कि ये घर हमको चाहिए ही नहीं और वो किसी भी कीमत पर इस घर को बेचने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन अब तक दोस्तों इस घर के बारे में और इन लेटर्स के बारे में पूरे शहर को पता चल चुका था। न्यूज़ में भी ये स्टोरी आ गई थी, इवन अखबारों में, कि इस घर के मालिक को कोई इस तरह के लेटर्स भेज रहा है जिसमें वो उसको मारने की, उसके परिवार को हानि पहुंचाने की धमकी दे रहा है। तो इस तरह के बात आने के बाद इस घर को कौन खरीदेगा, आप खुद ही सोचिए। डायरेक्ट ने इस प्रॉपर्टी को किसी डेवलपर को भी बेचने का ट्राई किया जो फ्लैट वगैरह बनाते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी सेल ही नहीं हो रही थी। किसी को भी इस प्रॉपर्टी या इस झमेले में हाथ नहीं घुसेरना था। अब इस घर को खरीदने के लिए उन्होंने 1.3 मिलियन डॉलर्स लगा दिए थे और अब उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी अच्छी नहीं थी। अगर ये हाउस सेल हो जाता है तो शायद उनके पास पैसा है, लेकिन अभी उनके पास पैसे की भी कमी हो रही थी। और जो उन्होंने इस केस में प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, FBI के जो रिटायर्ड एजेंट्स वगैरह हायर किए, उनमें भी आप खुद ही सोचिए कि कितना सारा पैसा गया होगा। अब ये इमोशनल टोल, ये हैरेसमेंट इतना ज़्यादा हो गया था कि ये लोग इसको सह नहीं पा रहे थे और अब इस घर को वो किसी तरह से, किसी भी कीमत पर बेचना चाहते थे। एक बार उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने सोचा कि इस घर को किराए पे दे देते हैं, लेकिन जब उन्होंने ये जस्ट सोचा ही था, दिया भी नहीं था ऐड, तभी उनके पास फिर से द वाचर से एक लेटर आता है और वहाँ पे वो उनको धमकी देता है कि इस घर पर रेंट में किसी को मत देना, कोई अगर अंदर आया तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। अब इस कहानी में और आगे बढ़ते हैं और क्या होता है कि जिनसे ब्रूडर्स फैमिली ने ये घर खरीदा था वो थे वुड्स फैमिली, जो इस घर में 30 साल पहले रहे थे। तो उनसे जब उन्होंने ये खरीदा था तब इन लेटर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन जो वुड्स फैमिली थी प्रीवियस ओनर, इस घर को जस्ट बेचकर छोड़ने से पहले उनको भी द वाचर से एक लेटर आया था, लेकिन इस बारे में उन्होंने ये डायरेक्ट को कुछ भी नहीं बताया था, जिसकी वजह से इन दोनों पार्टीज के बीच में एक लीगल बैटल भी चल रही थी। क्योंकि ऑब्वियस बात है दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा कोई घर है जहाँ पर भूत प्रेत है या कोई इस तरह की निगेटिविटी है और अगर आप उसको कहीं पर बेच देते हैं या किसी को रेंट पर देते हैं तो ये इल्लीगल होता है, आपको ऐसा नहीं करना होता है। लेकिन दोस्तों कुछ सालों बाद, शायद 2-3 साल बाद, डायरेक्ट कुछ भी करके इस घर को बेचने में कामयाब होता है। लेकिन उसने जिस दाम में इसको खरीदा था यानी कि 1.3 मिलियन डॉलर्स में, उससे काफ़ी कम, शायद 800 या 900,000 डॉलर्स में उसको ये बेचना पड़ा, यानी कि उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। लेकिन फिर भी अपने परिवार की सेफ्टी के लिए और इस पूरे झमेले से खुद को मुक्त करने के लिए उसने ये घर बेच ही दिया और अभी तक उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ये पूरी की पूरी जो कहानी है दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि न्यूयॉर्क टाइम्स या किसी बहुत बड़े अखबार में ये कहानी छप गई और ये कहानी वहाँ छपने के बाद पूरी वायरल हो गई, जिसके बाद जो नेटफ्लिक्स वालों ने इस कहानी को एक सीरीज़ के रूप में कन्वर्ट किया। इस सीरीज़ का भी नाम है द वाचर। 2019 में वो बेच पाया, यानी कि 14 में उसने खरीदा था और 2019 तक वो कितना परेशान रहा होगा आप खुद ही सोचिए। वो एक नौकरी करने वाला इंसान था। अब दोस्तों हैरानी की बात यह है कि जब ये घर बिक गया और जो नए ओनर्स हैं इस घर में आ गए रहने के लिए, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह के कोई लेटर्स मिलने की बात नहीं कही। तो क्या हो सकता है ये बात, आप खुद ही सोचिए कि सिर्फ डायरेक्ट जो फैमिली थी उनको ही लेटर्स मिल रहे थे।
क्या डेरेक या उनके ही घर का कोई ये सब लेटर लिख रहा था, पता तो नहीं, वो खुद का नुकसान क्यों करेगा। लेकिन जब न्यू ओनर्स आ गए थे 2019 में, तब से कोई भी लेटर उनको नहीं मिला। अब ये इतनी बड़ी एक हॉरर मिस्ट्री या कुछ भी कह लीजिए, थ्रिलर कह लीजिए, इतनी बड़ी बन गई थी कि ये घर पूरी तरह से फेमस हो गया है और हमें एक बहुत ही चिलिंग रिमाइंडर देता है दोस्तों कि कोई भी हमें स्टॉक कर सकता है, दूर से हमारे ऊपर नज़र रख सकता है और हमको पता भी नहीं है। और चाहे जो नेबरहुड, जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, चाहे वो कितना भी सेफ हो, अच्छा हो, अच्छे लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी किसी भी बुरे आदमी की नज़र आपकी और आपके परिवार के ऊपर पड़ सकती है। तो दोस्तों यही कहानी थी आज की। होप करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिए। जल्द मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।